बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सूबे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों के इम्तहान लेने का वाहिद इदारा है और ये इदारा पिछले कई सालों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों के इम्तहान ले रहा है और नताइज का ऐलान कर रहा है। इस सिलसिले में पहले तो ये इदारा काफ़ी नेक नाम था, यहाँ से जो है साफ़ शफाफ इम्तहानात लिए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस इदारे पर जो है इल्ज़ामात लग रहे हैं कि यहाँ नताइज में बेकायदगियाँ हो रही हैं। इन इल्ज़ामात को तक़वियत उस वक्त मिली जब एक अदालती हुक्म पर महकमा एंटी करप्शन ने बलूचिस्तान बोर्ड पर छापा मारा और एक तालिब इल्म को जिसने अपने मार्कशीट में जो है बोर्ड के एहलकारों की मिली भगत से टेम्परिंग की थी और उस टेम्परिंग के नतीजे में उसने बुलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। महकमा एंटी करप्शन ने उस तालिब इल्म को गिरफ़्तार किया। इसके अलावा 5 एहलकारों को मज़ीद भी गिरफ़्तार किया है, जिनके खिलाफ केसेस बनाकर उनको जेल मुंतकिल किया गया है। महकमा एंटी करप्शन अभी मज़ीद तहकीकात भी कर रहा है कि जो मुख्तलिफ नताइज थे पिछले 5 बरसों में निकले हैं, उनमें कहीं कोई बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ तो नहीं की गई हैं। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जालसाजी के ज़रिए जाली डिटेल मार्क्स बनाकर बुलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले तालिब इल्म ने बोर्ड के अमले के साथ मिलकर ये जालसाजी की थी। इस केस को बलूचिस्तान एंटी करप्शन ने कैसे ट्रेस किया और मुल्ज़िमान की कैसे गिरफ़्तारी हुई, इस हवाले से हम जानते हैं बलूचिस्तान एंटी करप्शन के सरबरा जनाब वाहिद काकड़ साहब से। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने इस केस को कैसे ट्रेस आउट किया। वाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये केस आपने कैसे ट्रेस आउट किया और इसमें कितने मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी हुई? थैंक यू नईम साहब। बेसिकली ये केस इस तरह था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक बंदा इरशाद होता है, एक कैंडिडेट होता है, वो एक सीपी लगाते हैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने के वो डिस्ट्रिक्ट वाशू से उनको ताल्लुक़ था कि मेरे एक और कैंडिडेट मुखालिफ कैंडिडेट ने फोर्ज डॉक्यूमेंट के ज़रिए मुझसे अपने मैट्रिक के डीएमसी में नंबर ज़्यादा करके मेरिट की लिस्ट के मुताबिक नंबर ज़्यादा कर दिए थे। तो जो मेरिट मेरे बनता था वो मुझसे वो बंदा फोर्ज डॉक्यूमेंट के ज़रिए ले गए और बीएमसी में उनका एडमिशन हो गया था। तो केस जब हाई कोर्ट पे गया तो हाई कोर्ट ने फिर वो इंक्वायरी हमें रेफ़र कर दी थी कि यार एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट इसकी इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट देते। तो हमें एक 20 से 25 दिन का टाइम दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर हमारी टीम, मैंने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, उस पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी। तो जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो एविडेंसेस थे कलेक्ट कर लिए, स्टेटमेंट्स हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर आईटी एक्सपर्ट्स को भी हमने इन्वॉल्व कर लिया था। तो वो इस तरह बेसिकली गेम इस तरह उन्होंने किया था। हमने जब ट्रेस किया उसको, हम जो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की वो ये था कि मैट्रिक की डीएमसी ओरिजिनल जो रिज़ल्ट आया था एनुअल का, उस पर तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस लड़के ने क्या किया था, बैंक जो बोर्ड ऑफिस के एहलकारों के साथ मिलकर उन्होंने क्या प्लान किया था कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट के बहाने, डिवीज़न इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस होता है, एक पेपर होता है, इम्प्रूवमेंट के भी पेपर होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को बाईपास करते हुए किसी भी चीज़ को सिर्फ फोर्स तरीके से मैनिपुलेट करके सिचुएशन को उन्होंने 732 से 972 पे मार्क्स ले गए थे। तो उस 200 के मार्क्स से चूँकि इंडिकेट का जब रिजल्ट 10% मार्क्स उन्होंने मैट्रिक के लिए शायद रखा होता है, उस 10% मार्क्स में उन्होंने अपने मार्क्स को ज़्यादा किया, तो उनके शायद इनके दरमियान डिफरेंस 5 से 10 नंबरों का था। तो वो वहाँ से उन्होंने उनकी अपनी कैलकुलेशन की थी, क्योंकि कैलकुलेशन इस तरह से भी की थी कि इन्होंने जब हमने वहाँ पर ट्रेस किया उनके IT के डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने एक दफ़ा 932 कर दिए थे, शायद उनसे फिर 1-2 नंबर मज़ीद कम हो रहे थे, तो उन्होंने 932 से 972 कर दिए थे। तो चूँकि IT एक्सपर्ट्स उनको पता लग जाता है कि कहाँ इन्होंने गड़बड़ की है, तो वो चीज़ें हमने वहाँ से ट्रेस आउट कर ली और एहलकारों की जब हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए तो वो चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई। मालूम हो कि भाई फिर हमने डिवीजन इम्प्रूवमेंट का सारा रिकॉर्ड मांगा, जो पता चला उन्होंने राइटिंग में दे दी कि ऐसा इस कैंडिडेट ने कोई डिवीजन इम्प्रूवमेंट का ना एग्ज़ाम दिया ना कोई प्रोसेस चला है। जब हमने रिकॉर्ड लिया तो वही था, लेकिन जो प्रोसेस वहाँ IT डिपार्टमेंट से वो दूसरे जो सर्टिफिकेट और एग्ज़ाम ब्रांच वाली जो एहलकार उसमें थे जिन्होंने DMC और सर्टिफिकेट साइन करके दिए थे, वो सारे हमने ट्रेस करके हमने वो केस अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 दिन के अंदर हमने इस्टेब्लिश कर लिया। उस सिलसिले में हमने 5 एहलकारों को आइडेंटिफाई करते कि इसमें एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कंट्रोलर थे, एक डिप्टी कंट्रोलर थे, 2 असिस्टेंट थे, एक असिस्टेंट
कंट्रोलर थे, तो 5 के जो मैट्रिक के उसको डील करते हैं उन एहलकारों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनका रोल इस्टेब्लिश कर लिया। तो फिर अकॉर्डिंगली हमने हाई कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट जमा कर ली। उस रिपोर्ट में हमने अपनी ये रिकमेंडेशन की, ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट के ज़रिए बोर्ड ऑफिस के एहलकारों के साथ मिलकर जो बेनिफिशरी था, शायद सादुल्ला नाम थे, डिस्ट्रिक्ट वाशू के थे, BMC में वो एडमिशन ले चुके थे। तो इन द मीन वाले शायद बोर्ड ऑफिस वालों को भी इसका पता चल गया था और BMC वालों को भी पता चल गया था। तो हमने अपनी जब रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट में, तो कोर्ट के सामने फिर जैसी रिपोर्ट गई तो हमने ये रिकमेंड कर दिया था कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत FIR भी हम लॉन्च करेंगे और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के तहत बीडा के तहत भी कार्रवाई हम प्रपोज करेंगे जो एहलकार हैं। तो कोर्ट ने हमारी रिकमेंडेशंस को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि बल्कि ये हमें कहा कि आप ये तो बड़ा बेस्ट काम है, क्योंकि बेसिकली ये सब इशू पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पर हमारी पूरी जनरेशन मैट्रिक और FAC में बलोचिस्तान में ये एक बोर्ड है, इनसे कनेक्टेड हैं। बड़े दूर दराज के इलाकों से आने वाले बच्चे जो FAC MDCAT के लिए तैयारी FAC के लिए तैयारी करते हैं, यहाँ हॉस्टलों में मुसाफिर खानों में लड़के लड़कियाँ बेचारी रहती हैं, वो ख्वार होती हैं, यहाँ ट्यूशन सेंटरों पे जाती हैं, लेकिन इतने आसान तरीके से फिर कुछ एहलकार इदारे को बदनाम करके एहलकार अपने कुछ पैसों के खातिर उन बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी हमने इसके हवाले से वैसे भी हमने कार्रवाई का इंक्वायरी आगाज़ किया है। इस इशू से पहले हम इस केस पे, बड़े इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास, वो इंक्वायरी हम कर रहे हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम बहुत करीब हैं, वो भी हम इस्टेब्लिश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जिसने जो भी किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे। तो हाई कोर्ट ने हमें फिर बड़ा अप्रिशिएट किया कि भाई रिपोर्ट अच्छी है, तो हमने अकॉर्डिंगली फिर हमने उसी दिन हम FIR लॉन्च करके उन बंदों को 5 के 5 जो एहलकार थे नोटिफाइड थे वो अरेस्ट कर लिया, और जो बेनिफिशरी था, जो लड़का BMC में एडमिशन जिन्होंने लिया था फोर्ज डॉक्यूमेंट, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया, उनको भी FIR का हिस्सा बनाया। इन द मीन वाइल बोर्ड ऑफ BMC वालों ने भी कोर्ट में उसी दिन रिपोर्ट जमा की कि हमें भी ये पता चला उनके डॉक्यूमेंट फोर्ज है, तो हमने उनकी एडमिशन कैंसिल कर दिए। बोर्ड ऑफिस वालों ने भी फिर उस दिन रिपोर्ट जमा कर दी कि बिल्कुल हम भी इस्टेब्लिश ये हो चुकी है, इन एहलकारों को हमने सस्पेंड कर दिया। तो ये इस तरह से पूरा एक केस, इस पर बड़ी हमने मेहनत की, हमारी टीम दिन रात उस पर लगी रही कि किस तरह, क्योंकि टेक्निकल गेम है बेसिकली, तो वो हमने इस्टेब्लिश कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और इंक्वायरी भी जो हम काम कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको भी इस्टेब्लिश कर लेंगे। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला अब मज़ीद जनरेशन के फ्यूचर के साथ ना खेला जाए, उनको ऐसी बरतनाक सज़ा कोर्ट से इंशाल्लाह दिलवाएंगे कि आइंदा ये कोई भी एहलकार ये इस तरह के काम करने से पहले याद रखें कि इस तरह के काम करने की क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरा एक मैसेज भी है, मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि अपने बच्चों को इस तरह के तरीक़ों से नंबर ना बढ़वाएं, वरना जिस तरह उस बेनिफिशरी सादुल्ला को FIR के तहत हमने अरेस्ट कर लिया, 14 दिन हमारे पास ये अरेस्ट है, फिर जुडिशल हो गए, जेल गए थे, फिर अभी जाकर बेल हुई। तो इसी तरह से याद रखें, अगर लड़का है तो ये लड़की, अगर बेनिफिशरी हुआ और हमें इस तरीके से जो हम इंक्वायरी करें, अगर उस केस में वो मुलविस पाया गया तो एहलकारों के साथ साथ उस बच्चे और बच्ची के खिलाफ भी FIR होगा। तो एक क्लियर मैसेज है, खुदा रहा मेरिट पे बिलीव करें, मेरिट पे, अपने बच्चों की कॉन्फिडेंस पे, उसकी मेहनत पे आप एतमाद रखें। इस तरह के तरीके से अपने बच्चों के नंबर्स ना बढ़वाएं कि जिससे न सिर्फ आपको डैमेज होगा, उसका फ्यूचर ख़राब होगा, बल्कि पूरा का पूरा मैकेनिज़्म ही डैमेज हो जाएगा। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए लोधरा से मैं हूं रजब अली मिर्ज़ा। 20 सितंबर को कहरोड़ पक्का में इमरान नामी शख्स ने अपने बहनोई मुख्तार अहमद को कुल्हाड़े के वार करके मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। उस कत्ल केस के मुद्दई मकतूल के भाई सईद अहमद मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सईद, ये बताएं कि वाक़या कैसे पेश आया और आपको कैसे पता लगा इस वाक़े का? उसकी बीवी ने फ़ोन किया और भाई को पूछा कि भाई बताओ तुम्हारा भाई तो नहीं इधर आया। उसने बोला कि मेरे पास नहीं आया। मैं क्यों ऐसे तुम्हें, आप बताओ किधर है? बोलती है कि सुबह का काम पे गया हुआ है, अभी वापस नहीं आया। दोबारा थोड़ी देर बाद उसने 2 या 4-5 मिनट के बाद, टाइम नहीं नोट किया गया, लेकिन बताया फ़ोन करके कि तुम्हारा भाई तो कत्ल हो गया है, फलां जगह पे है, उसके कातिल हमने पकड़े हुए हैं, आप आ जाओ। हम उधर हैदरी कॉलोनी है, ये करोड़ पक्का के पास है, उधर आए जब तो उसके खेमे को देखा तो खाली पड़ा हुआ था। आप ये बताएं कि आपका भाई जो है वो खेमे में रहता था और काम क्या करता था? वो कबाड़ का काम करता था। जुगियों में हम रहते हैं, हमारा बसेरा है, हमारे घर नहीं है। हमने आए हैं, उन्होंने बोला कि इधर जो गोगा नाम का एक शेख आदमी है, वो भी झपड़ियों में रहता है, तंबुओं में रहता है, उसके पास गए हैं तो उसने बोला कि मेरे पास ये पकड़े हुए हैं।
तो ये अपने मुजरम पकड़ लो। हमने 5:50 पर कॉल की और ठीक 2 या 3 मिनट में पुलिस की एहलकारों की गाड़ियाँ आनी शुरू होगी। हमने पकड़ा और उनको दे दिया। उसने एक थप्पड़ मारा है। उसने बोला मुझे मारो नहीं, मैं ले चलता हूँ जहाँ पे हमने कत्ल किया है, मौका वारदात पे। उन्होंने पूछा कि कत्ल करके कहाँ फेंका है आपने? उन्होंने बोला कि उसकी झपड़ी में ही है, उसकी झोंपड़ी में रखा हुआ है, दबाया हुआ है, उधर खड्डा खोद के उधर उन्होंने रखा हुआ था। वो गया, मुजरम खुद साथ गया है, पुलिस वाला भी साथ था, 8-10 गाड़ी और भी प्रोटोकॉल के लिए। बहुत माशाल्लाह हमारे साथ कानून ने बहुत प्यारा बराव किया है, बहुत अच्छे तरीके से डील किया है और मुजरम को पकड़ा और बॉडी को निकाला उधर से। अच्छा, ये बताएं कि मुल्जिम ने आपके भाई को किस तरह कत्ल किया, किस चीज़ से कत्ल किया? उसने चेहरे पे वार किए हुए थे घुलाड़े के। तकरीबन 8 या 10 किलो का घुलाड़ा होगा, लोहे का दस्ता था उसमें, और पेट के अंदर जो छुरियां मारी वो काफ़ी, उसका मादा जो है सारा बाहर निकला हुआ था। ये बताएं कि उसका मुल्जिम ने आपके भाई को कत्ल क्यों किया, वजह क्या थी? उसकी वजह तो कानून को पता है, हुकूमत को पता है, जो उसकी इंक्वायरी कर रहा है, शायद उनको बताया होगा, ज़रूरी इंशाल्लाह वो पूछ लेंगे। अच्छा, कोई मुतालबा करना चाहेंगे पुलिस से, कानून से, आला हुकाम से? वैसे जो जितना चल रहा है ना जी, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जी, ये थे मुद्दई मुकदमा और ये तफसीलात बता रहे थे कत्ल केस के हवाले से। अब पुलिस के पास चलते हैं, पुलिस से पूछते हैं कि मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश इस टाइम किस मराहिल पर चल रही है। हैदर कॉलोनी में होने वाले कत्ल केस के हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ SHO सदर कहरोड पक्का आमिर नदीम गुजर के पास। उनसे पूछते हैं इस केस की तफसीलात। आमिर साहब, शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि जब आपको इत्तला मिली तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट आप थे, उसका क्राइम सीन बताइए और इस केस की तफसीलात भी बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20/9/2025 को तकरीबन सुबह 5:50 बजे मुझे बदरिया 15 इत्तला मिली। सईद अहमद कॉलर था, उसने बताया कि मेरे भाई को इमरान वगैरह ने कत्ल कर दिया है। इस इत्तला पर DPO साहब लोधरा ने फ़ौरन हमें रिस्पॉन्ड करने का हुक्म दिया और उनकी डायरेक्शंस पर मैं और DSP साहब कहरोड पक्का मौका पर पहुँचे। जो मुल्ज़िम इमरान जिसने ये कत्ल किया था उसको पुलिस कस्टडी में लिया और फिर उसकी निशानदेही पर झोंपड़ी जहाँ पर उसने उसकी नाश दफनाई हुई थी उसको रिकवर किया। क्राइम सीन को यूँ था कि ये वक़ूआ 18 और 19 की दरमियानी रात का था। मकतूल जो है वो अपनी झोंपड़ी के बाहर ज़मीन पर चटाई वगैरह बिछाकर सोया हुआ था। तो इसी दौरान इमरान आया है मौके पर और उसने उसके सर पर कुल्हाड़े का वार किया है। उसके बाद उसके चेहरे छाती पर कुल्हाड़े का वार किया है, फिर उसके पेट में छुरी मारी है जिससे उसकी मौका पर डेथ हो गया। फिर इमरान ने अपने भाई भोले के साथ मिलकर उसको उसी झोंपड़ी के अंदर गड्ढा खोद कर दफना दिया। कहरोड पक्का की हैदर कॉलोनी में होने वाले कत्ल केस के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSP सदर सर्कल लोधरा आबिद हुसैन भुल्ला साहब के पास। इनसे इस केस की तफसीलात जानते हैं। आबिद साहब, शुक्रिया टाइम देने के लिए। एक तो इस केस की तफसीलात बता दीजिए। जी, थैंक यू ब्रदर। अच्छा, ये पक्की वास थे, हैदर कॉलोनी में रह रहे थे, तकरीबन 1 साल से यहाँ ये मुकीम है और इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट था। जो मकतूल है उसकी अपनी बहन के उसकी अपनी बीवी के साथ कोई अच्छे मरासम नहीं थे जिसका उसके भाइयों को रंज था। उस रंज की वजह से उन्होंने उसको मर्डर कर दिया। ये इट वाज ब्लाइंड मर्डर। उन्होंने उसी अपनी जो वो एक खैमा था उसके अंदर उसको उसकी डेड बॉडी को भी दफना दिया और बाद में फिर पुलिस ने ड्यूरिंग इंटरोगेशन ये अनर्थ बात हुई और उसके बाद फिर डेड बॉडी रिकवर हो गई और दोनों एक्यूज जो हैं अरेस्ट हो गए, उनसे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हो गया और उनको चलान कर दिया कोर्ट में। सर, ये बताइएगा कि आपने बताया कि 2 मुल्जिम थे, दूसरा मुल्जिम कौन था इस मकतूल के कातिल के साथ? ये दोनों, इमरान और उसका भाई भोला, ये दोनों भाई थे। इमरान ने उसको मर्डर किया कुल्हाड़े से, कुल्हाड़े की उल्टी साइड उसने मारी और फिर छुरी उसके पेट में मारी। ये दोनों वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हो गए हैं। फिर अपने भाई के साथ उसकी डेड बॉडी को वहाँ पे खेमे के अंदर ही दफना दिया। अभी सब ये बताइएगा कि जिस तरह ये वजह अनाज जो FIR में और मिसल में जो लिखी हुई है, आप समझते हैं कि यही वजह कत्ल है या कोई इसके पीछे पसे पर्दा कोई और हकाइक भी हैं? जी बिल्कुल, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी यही बात सामने आई है कि वो जो कातिल हैं
वो उनको ये रंज था कि हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई अच्छा सलूक नहीं करता और वो बदकिरदार है, उसको मारता पीटता था, तशद्दुद करता था। वो अभी भी जब वो मर्डर हुआ तब भी वो नाराज़ होकर अपने मेके गई हुई थी, अपने भाइयों के पास जो करीब ही रहते थे। इस रंज की वजह से उन्होंने मारा, यही एस्टेब्लिश हुई है बात। सर, पुलिस तफ्तीश जो है वो किस मराहिल पर है और उसके बाद मुल्ज़मान जो है उनको सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस क्या इक़दाम करेगी? जी, उसमें हमने चालान कोर्ट में सबमिट कर दिया और उसकी जो बाकी पीएफएस से रिपोर्ट्स आ जाएंगी, कंप्लीट चालान सबमिट हो जाएगा। कोर्ट में उसका पूरा फॉलो अप होता है, हमारे पैरवी अफसरान होते हैं, हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है जो इसका फॉलो अप करेगी और इंशाल्लाह इनको कोर्ट से सज़ा दिलवाएंगे।